हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको डाइपोल के कारण एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आज द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना सिखाऊंगा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को यह कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 11 और पार्ट 12 को नहीं देखा है। आप एक बार इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 11 और पार्ट 12 का वीडियो जरूर देखें। वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो उन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं और उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे ताकि आज का टॉपिक हमारा आसान हो सके। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डाइपोल मोमेंट। पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। ये याद है आप लोग को? द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आवेश का परिमाण। और 12 क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल द्विध्रुव की लंबाई। क्लियर है? इसका यूनिट मैंने बताया था, यूनिट याद है? कूलॉम इनटू मीटर। अब मैं पूछूं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है या स्केलर? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है या अदिश? आप कहोगे सर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, सदिश राशि है। और यदि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन होगा। वो डायरेक्शन क्या होता है? तो वो डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इस बात को आप बिल्कुल याद ही कर लें। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। पहला पॉइंट ये है, ध्यान रखेंगे। डाइपोल मोमेंट कितना? डाइपोल मोमेंट Q इंटू 12। डाइपोल मोमेंट को किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। फिर से मैं इस बात को हिंदी में बोल दूं कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और उसके बाद जब आपको मैंने डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, उसके बाद आपको यह बताया गया था कि किसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी डाइपोल के नॉन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यही आपको मैंने बताया था। तो आइए देखते हैं डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर और डाइपोल के नॉन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है। आप देखिए मैंने लिख रखा है E एक्सियल इक्वल 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अलॉन्ग वेक्टर p। यही होता है ना? देख लीजिए, E एक्सियल इक्वल टू 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अलॉन्ग p। इस स्थिति में E एक्सियल विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किसके अनुदिश होगी? इस P के अनुदिश होगी। और विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होगा। और अगर हम कहें कि E इक्वेटोरियल कितना होगा, तो E इक्वेटोरियल p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और यहाँ पे इस स्थिति में दिशा क्या होगा? तो इस स्थिति में जो E का दिशा होगा, E का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट 2p, p के अपोजिट होता है। p का डायरेक्शन आपको याद रखना है, निगेटिव से कहाँ होता है? पॉजिटिव की तरफ। तो एक बार E एक्सियल देख लीजिए, E एक्सियल का डायरेक्शन कहाँ होगा? E एक्सियल का डायरेक्शन along P होगा। कितना होगा? 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होगा। E इक्वेटोरियल कितना होता है? E इक्वेटोरियल P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है।
और इस स्थिति में डायरेक्शन क्या होता है ई का, इस स्थिति में ई का डायरेक्शन अपोजिट टू पी होता है। अब इन बातों को मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है। ई अक्ष पे कितना होता है, विद्युत क्षेत्र का मान द्विध्रुव के अक्ष पर कितना होता है 2p/4πε0 r3। और इस स्थिति में ई की दिशा क्या होगी, इस स्थिति में ई की दिशा वेक्टर पी के अनुदिश होगी। और मैं पूछूं ई निरक्ष विद्युत क्षेत्र का मान द्विध्रुव के निरक्ष पर कितना होता है, तो ई निरक्ष इक्वल p/4πε0 r3। और मैं पूछूं यहां दिशा क्या होता है, तो यहां पे जो दिशा होगा ई का वह द्विध्रुव के विपरीत होगा, द्विध्रुव के दिशा के विपरीत होगा। तो ये पॉइंट्स, इन सभी को मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल्स दिया है, पिछले वीडियो में मैंने पूरा पढ़ाया है, इसका डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। बस मुझे यहाँ पर पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं कि ई एक्सियल कितना होता है, ई इक्वेटोरियल कितना होता है। इसको नोट कर ले आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया। अब आज का हेडलाइंस, आज का हेडलाइंस क्या है, आज का हेडलाइंस बोर्ड पे लिखा हुआ, आप एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर ले हेडलाइंस, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, आज का हेडलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आज का ये हम लोग का हेडिंग है, इसको नोट कर ले, बोर्ड छोटा है हम लोगों का। नोट हो गया। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक डाइपोल ले लेते हैं, द्विध्रुव ले लेते हैं, द्विध्रुव ए बी, और डाइपोल ए पर हम लोग क्या लिए माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज, और बी पर क्या लिए प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी होता है। डाइपोल मोमेंट हम लोग वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन कहाँ से, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव। मैं बार बार आप लोग को इस चीज को याद दिला रहा हूं। यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब सेंटर से हम लोग एनी पॉइंट, कोई पॉइंट क्या लिए, पी लिए, और ओ से पी को मिलाने वाला जो लाइन है, इस लाइन को का जो ये जो लाइन है, इसकी लंबाई हम लोग कितना लेते हैं, स्मॉल आर। फिगर एक बार देख लीजिए। ए बी क्या है, डाइपोल है, द्विध्रुव है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर पी है। डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एनी पॉइंट पी है, और इसी पॉइंट पी पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही हम लोग का प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना। ये डाइपोल है ए बी, डाइपोल के सेंटर से एनी पॉइंट पी पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट पी यहां होता तो क्या हो जाता, एक आप कहते हैं एक्सियल होता, और एक्सियल पे कितना होता है आप जानते हैं 2p/4πε0 r³ होता। और मैं पूछता कि अगर ये पॉइंट ओ डाइपोल के परपेंडिकुलर यहां होता तो क्या होता, आप कहते इक्वेटोरियल होता। इक्वेटोरियल पे कितना p/4πε0 r³ होता। लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ p मैंने लिया, ये ना तो इक्वेटोरियल पे है और ना तो एक्सियल पे है, या ना तो निरक्ष पर है और ना तो अक्ष पर है। हिंदी मीडियम ध्यान देंगे, इक्वेटोरियल को क्या बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं, और एक्सियल को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो लाइन ओपी है ये डाइपोल से एंगल बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर इस वेक्टर पी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। पहला कंपोनेंट्स हम लोग इस ओपी लाइन के अलोंग लेंगे, और कितना लेंगे, तो पी आप लोग जानते हैं किसी वेक्टर का दो कंपोनेंट हो सकता है। एक हम लोग वेक्टर का कॉस थीटा कंपोनेंट लेते हैं, दूसरा साइन थीटा लेते हैं। हम लोग किसी सदिश का दो घटक लेते हैं, कॉस के फॉर्म में, दूसरा साइन के फॉर्म में। तो कॉस का कंपोनेंट कहाँ होता है, जहां एंगल बनता है वहां पे, और एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल इस यहाँ थीटा यहाँ बन रहा था, यहाँ पे हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम लोग यहाँ पे पी
कॉस थीटा लेंगे, और दूसरा जो हम लोग कंपोनेंट लेंगे वह इस ओपी के परपेंडिकुलर, ओपी के लंबवत लेंगे, और ये हमारा कंपोनेंट हो गया। और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? पी साइन थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर पी को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। पहला कंपोनेंट पी कॉस थीटा, और ये पी कॉस थीटा कहाँ लिया गया? इस ओपी के एलोंग लिया गया। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा? दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा, ये कहाँ लिया गया? ओपी के परपेंडिकुलर लिया गया। अब मैं इन बातों को लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। वी कैन resolve P into two components, वेक्टर P को दो घटकों में वियोजित करेंगे। कौन कौन सा कंपोनेंट हुआ? P cos थीटा फर्स्ट, P cos थीटा कहाँ है? along OP, OP के along OP, या इसको ऐसे लिख देते हैं, along the line OP, OP हिंदी में लिख लीजिए, ओपी रेखा के अनुदिश, और दूसरा हम लोग कौन सा कंपोनेंट लिए? पी साइन थीटा, और ये कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द लाइन ओपी। फिगर में आप देख लीजिएगा, ओपी के परपेंडिकुलर, ओपी के लंबवत। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग ये साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है? कितना कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। क्यों कंपोनेंट ले सकते हैं? हम लोग जानते हैं वेक्टर पी को हम लोग इसलिए कंपोनेंट में तोड़ेंगे ताकि उसका अलग अलग डायरेक्शन में इफेक्ट को देख सके। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम लोग इस पी पॉइंट को देखेंगे, इस पी पॉइंट का पोजीशन चेक करेंगे। किसके किसके लिए? दोनों कंपोनेंट्स के लिए, पी कॉस थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए। हम लोग को देखना है कि जो पॉइंट पी है वो उसका पोजीशन पी कॉस थीटा के लिए क्या है और पी साइन थीटा के लिए क्या है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पॉइंट पी का पोजीशन देखने जा रहे हैं। किसके किसके लिए? पी कॉस थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए। और पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा क्या है? वह वेक्टर पी का दो कंपोनेंट्स है, द्विध्रुव आघूर्ण का दो घटक है। अब देखिए तो ये लाइन आपका यहां मैं अलग अलग दिखा दूं। ये मेरा कंपोनेंट पी कॉस थीटा और ये पॉइंट पी। क्लियर है ना? ये ना डाइपोल मिला हम लोग को। एक डाइपोल हम लोग को कौन सा मिल रहा है? पी कॉस थीटा, और दूसरा डाइपोल कौन सा मिल रहा है? पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा के लिए ये जो पॉइंट है इसको देखिए तो इसका पोजीशन क्या है? एक्सियल है। इसी लाइन पे ना ये पॉइंट पी है, डाइपोल के लाइन पे ही ना पॉइंट पी है। और डाइपोल के लाइन पर अगर पॉइंट पी है तो हम लोग उसको अक्षीय, उसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। और जब एक्सियल पॉइंट पी है तो हम लोग तो जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2p/4πε0r³ होता है। तो जब हम लोग P cos थीटा देखेंगे, डाइपोल P cos थीटा देखेंगे और P cos थीटा के लिए पॉइंट P का पोजीशन देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? एक्सियल। और यदि एक्सियल मिल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पे कितना होता है? 2p cos थीटा 4πε0। और बस यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ p तो है नहीं बल्कि p का क्या है? कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? cos थीटा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2p cos थीटा। कितना आसान है कि नहीं? हम लोग क्या किए? डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिए और उन दो कंपोनेंट्स के लिए पॉइंट p का पोजीशन देख लिए। तो आप यहां पे सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां पे? P पे, ड्यू टू P cos थीटा। क्लियर है ना? तो कितना मिलेगा? P cos थीटा के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपको क्या मिलने वाला है? बहुत साधारण सा बात है, इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ। कितना मिलने वाला है? मान के चलो E1 मिला, और इसका वैल्यू हम कितना लिख देंगे? तो इसका वैल्यू E1 इक्वल टू 2P cos थीटा। यहाँ P नहीं ले रहे बल्कि P का कॉम्पोनेंट्स ले रहे हैं, और कौन सा कॉम्पोनेंट्स? cos थीटा। 2P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्लियर है ना? अब आप बताओ, अब इस E का डायरेक्शन कहाँ पे? तो E का डायरेक्शन तो एक्सियल, डाइपोल के अलोंग, डाइपोल मोमेंट के अलोंग। तो यहां पे मैं इसको यहां से यहां खींच दे रहा हूं इसी डायरेक्शन में, और ये दिखा दे रहा हूं E। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम लोग ठीक यही पॉइंट है, ऐसा ही पॉइंट P है, लेकिन अब उस पॉइंट को किसके लिए देख रहे हैं? P sin थीटा के लिए। देखिए ये आपका डाइपोल हो गया, द्विध्रुव हो गया, P sin थीटा, और ये आपका पॉइंट P है। अब पॉइंट P देखिए, तो ये आपका सेंटर है डाइपोल का। अब पॉइंट P sin थीटा के लिए क्या हुआ है? इक्वेटोरियल या एक्सियल? आप कहेगा ये तो सर परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो ये हम लोग का इक्वेटोरियल है। तो जब हम लोग P sin थीटा डाइपोल को देख रहे हैं, P sin थीटा को देख रहे हैं, तो उसके लिए P पॉइंट हमारा क्या हो गया? इक्वेटोरियल। जब हम लोग P sin थीटा लेके चल रहे हैं, तो बिंदु P हमारे लिए क्या हो गया? निरक्षीय हो गया। और निरक्षीय पे आप लोग जानते हैं रिजल्ट कितना होता है? E इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? हमें P नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमने P को दो कंपोनेंट में तोड़ा हुआ है। कौन सा? cos थीटा, दूसरा कौन सा? sin थीटा। यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ sin थीटा रखेंगे, बहुत आसानी से निकलेंगे। अब मैं वही बात लिखने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P sin थीटा, दिख रहा है ना? मैं बोल दे रहा हूं, इसीलिए बोर्ड छोटा है, आप ध्यान से नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P sin थीटा। P sin थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आप इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। हमारा कितना मिला? E2। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P की जगह क्या चलेगा? P sin थीटा, क्योंकि हम लोगों ने डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है, और r क्यूब। अब मैं पूछूं इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट के। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव के आघूर्ण के विपरीत होती है। अब विपरीत होगी तो क्या कहां होगी? इस चीज को ध्यान देंगे। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? निगेटिव से पॉजिटिव, और यदि हम उसका अपोजिट लेंगे तो डायरेक्शन क्या मिलेगा? पॉजिटिव से निगेटिव। तो ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन हमेशा कहां होगा? पॉजिटिव से निगेटिव, अपोजिट टू डाइपोल। आप यही देख लीजिए ना, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो P का डायरेक्शन क्या होगा? P मैं बोल रहा हूं डाइपोल मूवमेंट में बोल रहा हूं, तो P का डायरेक्शन आप कहेगा सर निगेटिव से पॉजिटिव होगा। और इक्वेटोरियल पर E का क्या डायरेक्शन होता है? अपोजिट टू डाइपोल, द्विध्रुव के विपरीत। तो द्विध्रुव के विपरीत कहने का क्या अर्थ है? द्विध्रुव के विपरीत कहने का अर्थ है पॉजिटिव से कहां? निगेटिव। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, और E का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट लेना है, तो क्या लीजिएगा? पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये देख लीजिए, ये आपका E2 हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट का। देखिए तो इसका डायरेक्शन क्या है? इधर सब देख लीजिए, ऐसे पॉजिटिव से कहां जा रहा है? निगेटिव की ओर। क्लियर हुआ ना? पॉजिटिव से कहां चल रहा है? निगेटिव की ओर। आप देखिए ना, यही लाइन है ना आपका E2 का डायरेक्शन। आप एरो को देखिए ना, कहां से कहां चल रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव। क्लियर है? तो हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया P पॉइंट पर? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों का क्या कर लीजिए? वेक्टर सम कर लीजिए, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। चलिए इन दोनों का वेक्टर सम करते हैं। क्लियर है? नोट कर ले इसको। हम लोगों ने क्या किया? P का 2 कंपोनेंट ले लिया, P cos थीटा, P sin थीटा, और उसके बाद क्या किया? पॉइंट P का P cos थीटा से पोजीशन देखा, और फिर पॉइंट P का P sin थीटा से पोजीशन देखा। P cos थीटा के लिए पॉइंट P एक्सियल, P cos थीटा के लिए बिंदु P अक्षीय, और P sin थीटा के लिए पॉइंट P इक्वेटोरियल। बिंदु P जो है
P sin थीटा के लिए निरक्षीय। अब रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, तो आपको याद होगा ये दोनों वेक्टर तो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो इनसे आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, इस तरह से आपको मिलेगा। और इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। डायगोनल कहां से खींचेंगे, दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से, E1 और E2 के कॉमन पॉइंट से हम लोग जो डायगोनल खींचते हैं वो मेरा रिजल्टेंट होता है। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, P इधर K दे देते हैं, इधर L कर देते हैं, इधर M कर देते हैं। एक रेक्टेंगल ले लिए PLMK, एक आयत ले लिए PLMK, इसी का जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। अब आप यहाँ से खुद से भी कर सकते हैं। E1 आपको आ गया, E2 आ गया। E1 और E2 के बीच की टोटल एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप जानते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। अब लिखिएगा नेट इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करते चलेंगे। एट कहां पे, P पर परिणामी तीव्रता। तो कितना मिलेगा, E बराबर रूट स्क्वायर रूट, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो कितना होता है आपको मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E पूरा मैं मिटा दूं, E रूट अंडर, ये E1 कितना आया था, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यही आया था ना, इसका स्क्वायर प्लस p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में स्क्वायर के अंदर में क्या क्या कॉमन है, p है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। p का स्क्वायर या p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा, इधर आपका बचा, सॉरी p cos थीटा था, यहाँ बचा 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही बचा ना। अब हम लोग इस स्क्वायर के टर्म में तो हम लोग इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो E इक्वल p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और अब कितना बचा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको 4 cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos थीटा का स्क्वायर की जगह आपको क्या मिलेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। E इक्वल p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा को आप 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए, 4 cos स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो आप जोड़ लीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा, और बगल में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इसको नोट कर लें। यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहां मैं लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से वही आपका आंसर हो गया। तो E आपका कितना आया, मैं फाइनल रिजल्ट लिख दूं, E आपका कितना आया, E आपका P
बाई 4πε0r³। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया, और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ये आपका रिजल्ट हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ ई की दिशा। अब यहां से हम लोग वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर का यूज कर रहे हैं। जिनको वेक्टर्स आता है, वेक्टर का एडिशन आता होगा, वेक्टर का डायरेक्शन निकालना आता है, कोई परेशानी यहां नहीं है। तो ये रिजल्टेंट ई है, ये E1 से कितने का एंगल बनाया? अल्फा का। हमको यही अल्फा तो निकालना, वो डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं डायरेक्शन के लिए? tan अल्फा परपेंडिकुलर PL, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस P के, अभिलंब बाई आधार। यही तो पढ़े आप लोग, निकाल दीजिए, डायरेक्शन हो जाएगा। क्या मिलेगा? tan अल्फा, यहां क्या मिला था? P sin थीटा E1, ये नहीं सॉरी PL E2 बाई E1। पुट कर दीजिए, E2 आपका कितना आया होता है? E2 आपका P sin थीटा बाई 4πε0 r³, और ये आपको क्या था? 2P cos थीटा बाई 4πε0 r³। क्या क्या कट गया पूरा? P से P खत्म। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला? 1/2 tan थीटा। ये आपका डायरेक्शन होगा, नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देख लिए? इस तरह से हम लोगों ने देख लिया P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से दो केस हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी यहां जो P पॉइंट है उसको हम लोग एक्सियल पे, अगर हम लोग एंगल बदल दें, और एंगल बदल करके एक्सियल पे भी देख सकते हैं और इक्वेटोरियल पे भी देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसी P पॉइंट का दो पोजीशन देखेंगे कि एक्सियल पे कितना होगा और इक्वेटोरियल पे कितना होगा। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब इसमें हम लोग दो केस देखेंगे। केस 1 में हम लोग थीटा इक्वल टू 0 करेंगे। यही थीटा है ना, 0 करेंगे। इसका मतलब है कि जो लाइन ओपी है वो किसके पैरेलल हो जाए? डाइपोल के पैरेलल हो जाए। भाई थीटा 0 कर दीजिएगा तो ये आपका लाइन ओपी हो जाएगा, और ये आपका क्या है? डाइपोल। तो ये पॉइंट अब कहां आ गया? ये पॉइंट आपका एक्सियल आ गया, अक्ष पर आ गया। ये पॉइंट अगर एंगल 0 करते हैं, थीटा 0 होगा, तो हम लोग कहां चले जाएंगे? एक्सियल पे चले जाएंगे। तो याद होगा ई एक्सियल कितना आया था? हिंदी वाले ई अक्षीय कितना आया था? ई अक्षीय लिखेंगे, आप लोगों का फॉर्मूला यही तो है, P2, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, P बाई 4πε0 r³ रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर कितना? 0। ये लाइन ओपी किसके पैरेलल हो गया? द्विध्रुव के समानांतर हो गया। और जो समानांतर रेखाओं के बीच कितने का एंगल? 0 डिग्री का। कब? जब पॉइंट हम लोग P को किस पे देख रहे हैं? एक्सिस पे देख रहे हैं, तब। तो यहां से कितना मिलने वाला है? ई एक्सियल। cos 0 का मान 1, तो यहाँ पे 4, और स्क्वायर रूट से 4 बाहर आएगा तो 2, तो 2P बाई 4πε0 r³। यही पढ़े थे ना आप लोग? जी सर, यही पढ़े थे, यही। और दूसरा, अगर यही पॉइंट P हमारा यहां होता इस प्रकार से, ये, तो थीटा कितना हो जाता? 90 डिग्री। अगर हम लोग इक्वेटोरियल पे चले जाते, इक्वेटोरियल प्लेन पे जाते, तो इस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो थीटा आप देख रहे हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम लोग दूसरा केस लिखेंगे, केस 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बिना वकील और बिना जज के हम लोग केस लड़ रहे हैं ना। तो यहां से ई आपका इक्वेटोरियल पे कितना आ जाएगा? तो आप लोग का निरक्ष पे कितना? हिंदी मीडियम याद रखेंगे, मैं बार बार कहता हूं, एक्सियल जहां लिखेंगे तो वहां आप ई अक्ष लिख देंगे। मैंने शुरू में लिख के आपको दिखाया भी था।
और जहाँ ई इक्वेटोरियल आएगा वहाँ ई निरक्ष लिख देंगे नीचे में। तो ई इक्वेटोरियल ई निरक्ष कितना मिलेगा हम लोग को, ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर 90, यही मिलेगा ना। साफ से लिख दो, जगह कम रहता है। ई इक्वेटोरियल हम लोग का कितना मिलेगा, यही मिलेगा ना, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर 90। cos 90 का वैल्यू बताओ, 0, पूरा 0। तो ई इक्वेटोरियल आपका कितना हो गया, ई इक्वेटोरियल पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये कंप्लीट हुआ आप लोग का। एक्सियल देख लिए, इक्वेटोरियल देख लिए, एनी पॉइंट होगा। एनी पॉइंट में हम लोग फॉर्मूला किस फॉर्म में देख रहे थे, थीटा के फॉर्म में देख रहे थे, देख लीजिए, यही ना था एनी पॉइंट के लिए। मैं यहाँ रिजल्ट लिख दूं, ई एनी पॉइंट के लिए किसी बिंदु के लिए कितना आया, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यही था ना। अब देख लीजिए आपके सामने तीनों रिजल्ट लिखा हुआ है, किसी बिंदु का रिजल्ट, अक्षीय का रिजल्ट, निरक्षीय का रिजल्ट, ये तीनों रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पे जो फॉर्मूला था वो थीटा के फॉर्म में था। थीटा का वैल्यू अगर बदलते जाओगे तो आपको ई का मान क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। अब एक्सियल पर थीटा डिफाइन है 0 डिग्री, अक्ष पर थीटा डिफाइन है 0 डिग्री, तो वहां रिजल्ट भी डिफाइन हो गया, ये देख लीजिए। अब केवल यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, ई डिस्टेंस पे, आर पे। आप आर बढ़ते जाओगे, आर बढ़ाते जाओगे एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बदल जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है एनी पॉइंट पर, वो आर पे भी डिपेंड किया और थीटा पे भी डिपेंड किया। एनी पॉइंट के लिए जो ई का मान होता है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है, वो आर पे डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। इस तरह से मैं एक बार आपको स्टेप से समझा दूं, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले स्टेप में क्या कर लेंगे, डाइपोल को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, द्विध्रुव को 2 घटकों में तोड़ेंगे। कौन कौन सा, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा कहाँ होगा, वह ओपी के एलोंग होगा, और पी साइन थीटा कहाँ होगा, वह ओपी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि आप पी पॉइंट को चेक करेंगे कि पी पॉइंट का पोजीशन पी कॉस थीटा के लिए क्या है और पी साइन थीटा के लिए क्या है। तो पी पॉइंट पर आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, एक किसके कारण, पी कॉस थीटा के कारण, और एक किसके कारण, पी साइन थीटा के कारण। और उन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद आप उनका वेक्टर सम कर देंगे, सदिश का योग करेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स में कंजूसी नहीं करें। और अगर आपको मैं बार बार